एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। शाम को 6 बजे के करीब शारिक की आंख खुली। सुहेल उस वक्त थोड़ी देर के लिए ऊपर आया था। उसने उसे कुछ रकम भी दे दी थी और उस कमरे के दूसरे दरवाजे की चाबी, ताकि रेस्टोरेंट में आने की बजाय दूसरे दरवाजे से अपनी आमदोरफ्त जारी रख सके। 8 बजे के करीब शारिक सीढ़ियों वाले दूसरे दरवाजे से बाहर आ गया। वो गलियों से होता हुआ अस्पताल रोड पर आ गया और अस्पताल के सामने पहुंच कर रुक गया। यहाँ से एक सड़क ग्वाल मंडी और निस्बत रोड की तरफ चली गई थी और एक दाईं तरफ कुछ आगे जाकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। एक शाख तो सीधी मैकलोड रोड की तरफ चली गई थी और दूसरी जीपीओ के सामने मॉल रोड से जा मिलती थी। शारिक को अंदाजा नहीं था कि उसे किस तरफ जाना चाहिए। उसे रास्तों का कुछ पता नहीं था। उसे तो ये भी इल्म नहीं था कि मुजंग किस तरफ है और बागबानपुरा किस तरफ। उसकी जेब में तकरीबन 1150 रुपए की रकम मौजूद थी। 200 रुपए सुबह उसे जेलर ने दिए थे, जिनमें से कुछ पैसे खर्च हुए थे और 1000 रुपए सुहेल ने दिए थे। वो कुछ देर तक इधर उधर देखता रहा। बाएं तरफ बांसों वाला बाजार था। उस सड़क पर दोनों तरफ बांसों और टिम्बर वगैरह की दुकानें थीं। यही सड़क आगे जाकर शालमी के चौक से जा मिलती थी। एक रिक्शा शारिक के करीब ही आकर रुका। 2 औरतें रिक्शे से उतरी। वो ड्राइवर को पैसे दे रही थीं कि शारिक रिक्शे में बैठ गया। ड्राइवर ने रिक्शे से उतरने वाली औरतों से पैसे लेकर मुड़कर शारिक की तरफ देखा। बोला, कहाँ जाना है बाबूजी? शारिक ने कहा, मुजंग चौक। रिक्शा ड्राइवर ने मुड़कर गौर से उसकी तरफ देखा। बोला, ओ बाऊ, तुम वही हो ना जो सुबह मेरे रिक्शे में बैठे थे और पूरे पैसे लिए बगैर भागकर बस में सवार हो गए थे? शारिक बोला, ओ अरे तुम वही हो। कितनी छोटी दुनिया है। चंद घंटों के बाद हमारी दोबारा मुलाकात हो गई। ड्राइवर ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद मुझे एक सुजुकी कार वाले ने बहुत तंग किया था। वो बार बार पूछ रहा था कि तुम रिक्शे से उतरकर कहाँ गए हो। कौन था वो बाबूजी? शारिक ने कहा, पता नहीं कौन था। ड्राइवर ने पूछा, और वो माई कौन थी जो सुबह रिक्शे के पीछे भाग रही थी? शारिक ने खुश्क लहजे में कहा, पता नहीं, तुम रिक्शा चलाओ। रिक्शा हरकत में आ गया। शारिक गहरी नजरों से रास्तों का जायजा ले रहा था। तकरीबन 20 मिनट के बाद रिक्शा मुजंग चौक पर पहुंच गया। ड्राइवर ने कहा, कहाँ जाना है बाबूजी? मुजंग चौक पर तो हम आ गए हैं। शारिक बोला, यहीं रोक लो। रिक्शा रुक गया। वो मीटर की तरफ देखने लगा। ड्राइवर ने कहा, 10 रुपए दे दो बाबूजी, तुम्हारे सुबह के पैसे भी बचे थे। बड़ा दयानतदार ड्राइवर था। शारिक ने जेब से 10 का नोट निकालकर उसके हाथ में थमा दिया और रिक्शे से उतर गया। वो एक जगह रुककर इधर उधर देखता रहा। बड़ी बारौनक जगह थी। कुछ देर वो उसी जगह पर खड़ा रहा। फिर कुछ आगे जाकर एक पान वाले की दुकान पर रुक गया। उस वक्त दुकान पर सिर्फ एक ही गाहक था। वो नौजवान ही था। उम्र 19-20 साल रही होगी। नीली जीन्स और सफेद टी शर्ट, जिसके सीने पर मियामी के साहिल की तस्वीर का अक्स छपा हुआ था। उस नौजवान के मुंह में पान था और एक हाथ की उंगलियों में सुलगता हुआ सिगरेट। शारिक दुकान वाले की तरफ देखते हुए बोला, एक आदमी के बारे में मालूम करना है। दुकानदार ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। कौन है जी? शारिक ने कहा, छांगा नाम है उसका, यहीं कहीं रहता है। दुकानदार बोला, आपको सौदा चाहिए तो मुझसे ले लें, छांगा को तलाश करने की क्या जरूरत है? शारिक ने कहा, वो मेरा दोस्त है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। दुकानदार ने कहा, आप सामने वाली सड़क पर चले जाएं। तकरीबन 200 गज आगे बाएं तरफ वाली सड़क पर मुड़ जाएं। वहां मोटरों की वर्कशॉपें हैं। उसी सड़क पर छांगे का तवेला है। वैसे आप कहीं बाहर से आए हैं? शारिक ने कहा, हाँ मैं कराची से आया हूँ। फिर उसका शुक्रिया अदा करते हुए वो सामने वाली सड़क की तरफ चल दिया। ये सड़क भी बड़ी बारौनक थी। तमाम दुकानें खुली हुई थी और बड़ी चहल पहल थी। तकरीबन 200 गज आगे बाईं तरफ कॉर्नर पर एक रेस्टोरेंट था जो ग्राहकों से भरा हुआ था। रेस्टोरेंट के अंदर बिल्कुल सामने वाली दीवार पर एक ऊंचे शेल्फ पर टीवी रखा हुआ था, जिस पर अमृतसर टेलीविजन दूरदर्शन से कोई इंडियन फिल्म चल रही थी। रेस्टोरेंट में ग्राहकों की ज्यादा तादाद नौजवानों की थी। वो बड़े इन्हिमाक से फिल्म देख रहे थे। शारिक रेस्टोरेंट के साथ वाली सड़क पर मुड़ गया। उस सड़क पर जरा आगे मोटरों के लातादाद वर्कशॉप्स थे। सड़क के दोनों किनारों पर टूटी फूटी गाड़ियों के ढांचे पड़े थे। सिर्फ 2 वर्कशॉप खुले थे और बाकी सब बंद हो चुके थे। तकरीबन 100 गज आगे दाईं तरफ इन्हीं वर्कशॉप्स के बीच में लकड़ी का एक ऊंचा गेट था। गेट खुला हुआ था। अंदर चंद तांगे खड़े थे। गेट के अंदर अंधेरा था। शारिक ने इधर उधर देखा और गेट में दाखिल हो गया।
लेकिन अभी चंद ही कदम आगे बढ़ा था कि एक आदमी तारीकी से निकलकर उसके सामने आ गया। उसने चादर की बुक्कल मार रखी थी। उसने सर्द महरी से कहा, कौन हो तुम? कहाँ मुंह उठाए चले आ रहे हो? किससे मिलना है? शारिक ने कहा, मेरा नाम शारिक है, छांगा से मिलना है। उस चादरपोश को अचानक ही अपने सामने देखकर शारिक के दिल की धड़कन तेज हो गई। उस शख्स ने उसे घूरा, बोला, छांगा से क्या काम है? कहाँ से आए हो? शारिक बोला, उससे जाकर कह दो शारिक जेल से रिहा होकर आ गया है। वो शख्स चंद लम्हे खामोशी से उसे घूरता रहा। फिर उसने शारिक का लिबास थपथपाकर ये चेक किया कि उसके पास किसी किस्म का असलहा तो नहीं। ऐसा करते हुए उसकी चादर में छुपी हुई राइफल की नाल शारिक से टकरा गई। वो शख्स सीधा होते हुए बोला, मेरे साथ आओ। शारिक उसके साथ चल पड़ा। घोड़ों की लिद की बू फजा में रची हुई थी। जगह जगह तांगे खड़े थे, चंद घोड़े भी बंधे हुए थे। ये वसी और ईज अहाता था जिसके आखिर में किसी कदीम तर्ज का एक शिकस्ता सा गुंबद भी था। दाईं तरफ 3-4 कमरे बने हुए थे। लाहौर में ऐसे अहाते बकसरत पाए जाते थे। ये दरअसल मुगलिया दौर के मजार थे। इनमें से बेशतर ऐसे थे जिस पर छांगा जैसे लोगों ने कब्जा कर रखा था। वो शख्स एक जगह रुक गया। उसने किसी का नाम लेकर पुकारा, जीरे, ओ जीरे। एक आदमी एक कमरे से निकलकर उनके करीब आ गया। चादरपोश ने कहा, इस बाऊ को छांगे उस्ताद के पास ले जाओ। कहता है आज ही जेल से आया है। अजीब सा नाम बताया है इसने। क्या नाम है तेरा बाऊ? शारिक ने कहा, शारिक। जीरे ने कहा, आओ मेरे साथ। शारिक उसके साथ चल पड़ा और दूसरा आदमी गेट की तरफ वापस चला गया। कुछ ही देर के बाद शारिक छांगा के सामने मौजूद था। छांगा एक कमरे में बिछी हुई दरी पर बैठा हुआ था। 2 आदमी और भी थे। वो शारिक को देखकर एक झटके से उठ गया। बिस्मिल्लाह। वो शारिक को गर्मजोशी से अपने साथ लिपटाते हुए बोला, मेरा शारिक बाऊ आया है, सत बिस्मिल्लाह। वो शारिक से इस तरह मिला था जैसे बिछड़ा हुआ भाई या बहुत करीबी अजीज हो। बैठो शारिक बाऊ। छांगा उसे लेकर दरी पर बैठ गया। मेरा दिल कहता था तुम जरूर आओगे। इसी को कहते हैं ना, दिल को दिल से राह होती है। ओए जीरे, जाकर कोई ठंडा शंडा लेकर आ। जीरा फौरन ही कमरे से बाहर निकल गया। तकरीबन 10 मिनट के बाद वो कोक की ठंडी बोतलें लेकर आ गया। उसने एक एक बोतल खोलकर सबके हाथ में थमा दी। इस दौरान एक और आदमी कमरे में आ गया। वो मुश्तबा निगाहों से शारिक की तरफ देखने लगा। छांगा बोला, ओए पैसे काट, ओए कितनी चाहिए? इसकी तरफ क्या देख रहा है, ये अपना ही बंदा है। उस शख्स ने कमीज के नीचे शलवार की किसी जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर छांगे की तरफ बढ़ा दी। बोला, आधा किलो। छांगे ने नोटों की गड्डी लेकर करीब रखे हुए एक संदूकचे में डाल दी और एक थैले से एक पैकेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो हेरोइन थी। उस शख्स ने पैकेट शलवार की जेब में डाल दिया और खामोशी से बाहर निकल गया। छांगा ने कहा, और सुना शारिक बाऊ, कब छूटे थे सरकारी मेहमान खाने से? कसम खुदा की बड़ी अजीब जगह है वो। मैं एक दफा गया था, उसके बाद तो बस किसी को हिम्मत नहीं हुई मेरे ऊपर हाथ डालने की। रब झूठ ना बुलवाए, वो जगह तो आदमी को बदल के रख देती है। मुझे देख लो, पुलिस वाले रोज मेरे पीछे पड़े रहते थे। ऐसी चित्रोल करते थे कि बेबे याद आती थी, पर अब झुक झुक के सलाम करते हैं। शारिक ने कहा, आज सुबह ही रिहाई मिली थी। मैं तो सुबह ही यहाँ आ जाता, लेकिन जेल के गेट से निकलते ही शेरा पहलवान का एक आदमी पीछे लग गया। छांगा बोला, अब तुम आ गए हो तो निबड़ लेंगे उससे भी। आओ जरा दूसरे कमरे में बैठकर बात करते हैं। छांगा उठ खड़ा हुआ, बोला, ओए जीरे, संभाल ये सब कुछ। शारिक भी उठ गया। वो दोनों उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आ गए। वहां भी दरी बिछी हुई थी, गाँव तकिए रखे हुए थे। वो दोनों आमने सामने तकियों से टेक लगाकर बैठ गए। कोक की बोतल अब भी शारिक के हाथ में थी। छांगा उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, देख शारिक भाऊ, तुम्हें ये तजर्बा तो हो गया होगा कि इस दुनिया में शराफत से जिंदा नहीं रहा जा सकता। लोग जिंदा रहने ही नहीं देते। मुझे देखो, मेरा बाप इसी लाहौर में तांगा चलाता था। मुझे पढ़ने का शौक था। मेरा बाप बड़ा गरीब आदमी था। वो सुबह से रात तक तांगा चलाता, तब कहीं जाके घर का खर्च पूरा होता। फिर पता नहीं क्या हुआ कि उसे नशे की लत लग गई। वो नशा करने लगा। एक मर्तबा पुलिस ने पकड़ लिया। तुम जानते हो ना कि आदमी एक मर्तबा पुलिस के हाथ लग जाए, वो मर के ही पीछा छुड़ा सकता है। यही हाल मेरे बाप के साथ हुआ। मेरा बाप नशा करते करते नशा बेचने लगा। वो इस तवेले से तांगा किराए पर लेकर चलाता था। ये महर का तवेला कहलाता था। महर अली अहमद यहाँ चरस, अफ्यून और शराब बेचता था। पुलिस को भत्ता भी देता था। कारोबार उसका खूब था। मेरा बाप नशा करते करते खुद भी जिंदा दरगोर हो गया। उसकी रगों में खून सूख गया था। उसने नशा बेचना छोड़ दिया, मगर पुलिस वाले अपना भत्ता वसूल करने के लिए उसे तंग करते रहे। फिर वो उसे पकड़कर थाने ले गए। इतना मारा कि वो थाने में ही मर गया। पुलिस ने उसकी लाश उठाकर आधी रात को सड़क पे डाल दी। दूसरे दिन अखबार में छपवा दिया कि वो नशे की ज्यादती से मर गया। बाप के मरने के बाद मैंने पढ़ना छोड़कर तांगा चलाना शुरू कर दिया। उस वक्त मेरी उम्र भी 12 साल थी। मैंने भी 8वीं जमात से पढ़ना छोड़ा। मेरे बाप की मौत के बाद पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ गए।
मुझे आए दिन थाने में ले जाकर बंद कर देते और मेरी ऐसी छितरोल करते कि थाने के आसपास के मकानों में रहने वालों को भी मेरी चीखों की आवाजें आती। मेहर अली अहमद ने भी मुझे पट्टी पढ़ाना शुरू कर दी कि मैं भी बाप की तरह ये धंधा शुरू कर दूं तो पुलिस अपना हिस्सा लेकर मेरे साथ मारपीट छोड़ देगी। मैंने मेहर अली अहमद का कहना मान लिया और चरस, अफ्यून और शराब बेचने लगा। इस धंधे के साथ मैं तांगा भी चलाता रहा। फिर मैंने तांगा चलाना छोड़ दिया और चौक पर पान सिगरेट की दुकान खोल ली। नशा करने वाले ग्राहक उस दुकान पर मेरे पास आते रहे। एक दिन मैंने नशे के आदी एक शख्स को मरते हुए देख लिया। रब झूठ न बुलवाए, बड़ी अजियतनाक मौत थी। मैंने उस रोज के बाद नशा बेचना छोड़ दिया और पुलिस को भत्ता देने से भी इनकार कर दिया। पुलिस ने फिर मेरी पकड़ धकड़ शुरू कर दी और बिलाखिर मुझे मनशियात फरोशी और नाजायज असलहा रखने के इल्जाम में 4 साल के लिए जेल भिजवा दिया। वो मेरी पहली और आखिरी जेल थी। मैं जेल से निकला तो मोहम्मद रफीक से छांगा बन गया था। जेल में छांगा नामी एक कैदी ने मेरी तरबियत की थी। मैंने उसका नाम अपना लिया। आज मेहर अली अहमद का ये तवेला मेरी मिल्कियत है। वही पुलिस वाले जो मेरी छितरोल किया करते थे आज झुक झुक कर मुझे सलाम करते हैं। मैं यहाँ खुलकर ये काम करता हूँ। किसी पुलिस वाले को मेरे इस तवेले में झांकने की हिम्मत नहीं होती। वो मेरे आदमियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। मैं भी वही हूँ, ये पुलिस वाले भी वही हैं, पर धंधा जरा बदल गया है। पहले यहाँ चरस, अफ्यून और शराब बिका करती थी, अब अफगानी पाउडर बिकता है। ये हेरोइन बड़ी नामराद शय है, बड़ा नशा है इसमें। अपने मुल्क से भाग कर आने वाले अफगानों ने हमारे मुल्क को 2 तोहफे दिए, हेरोइन और असला। अब हमारी कौम इन दोनों चीजों से जान नहीं छुड़ा सकती। भला पुलिस ऐसे काम बंद करा सकती है जिससे उन्हें रोजाना लाखों करोड़ों की कमाई होती हो? ये तो बहती गंगा है शारिक बाबू, जिसमें छोटे से लेकर बड़े तक सब ही हाथ धो रहे हैं। हम और तुम क्यों महरूम रहें? पुलिस ने हम जैसे लोगों से ये काम करवाना ही है तो क्यों ना अपनी खुशी से करें। मुझ जैसे किसी आदमी का दिल टटोल कर देख लो। कोई शख्स माँ के पेट से मुजरिम पैदा नहीं होता, उसे मुजरिम बनाया जाता है, और बनाने वाले यही हैं, हमारे कानून के मुहाफिज। तेरी अपनी मिसाल तेरे सामने, खुद सोच तेरे साथ क्या कुछ नहीं हुआ। अब तेरे सामने 2 ही रास्ते हैं, पुलिस की मार या अपनी खुशी से ये धंधा। इज्जत और शराफत की जिंदगी तो कभी नहीं गुजार सकता। पुलिस को जब भी किसी मुजरिम की जरूरत होगी, खाना पूरी के लिए तुझे पकड़ के बंद कर देंगे। अगर भागना चाहोगे तो भाग भी नहीं सकोगे। मेरी तरह इस धंधे में आओगे तो दौलत भी मिलेगी और पुलिस वाले भी झुक झुक कर तुझे सलाम करेंगे। मैंने तेरे बारे में सब कुछ जान लिया है, इसलिए जेल जाकर तेरे से मिला था। तुम यहाँ आए हो, इसका मतलब है कि तुमने भी कोई फैसला कर लिया है। शारिक ने उसके खामोश होने पर कहा, हाँ मैंने फैसला कर लिया है, लेकिन मुझे तहफ्फुज की जरूरत है। छांगा बोला, तहफ्फुज? और तुम मेरे पास आ गए हो, समझो कि अब लाहौर का कोई पुलिस वाला तेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। और जहां तक शेरा पहलवान का सवाल है तो देखते रहना मैं किस तरह नॉकआउट करता हूँ उसे तो ऐसा गिराऊंगा कि दोबारा उठने की हिम्मत भी ना कर सके। शारिक बोला, तुम्हारे साथ कारोबार में शरीक होने से पहले मैं 2-3 आदमियों को थोड़ी सी सजा देना चाहता हूँ, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। उनमें से एक को तो तलाश करने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन बाकियों को तलाश करना मुश्किल नहीं है। वो सामने है। छांगा ने कहा, तुम नाम बताओ, उन्हें ला के तेरे कदमों में न फेंक दूं तो मेरा नाम बदल देना। शारिक ने कहा, उनमें तो एक डीएसपी है। 11 साल पहले जब मुझे मेरे माँ बाप के कत्ल के इल्जाम में जेल भिजवाया गया था तो यही डीएसपी उस वक्त इंस्पेक्टर था। दरअसल मकान के सिलसिले में मेरे बाप का एक पड़ोसी से मुकदमा चल रहा था। मुझे 100% यकीन है कि मेरे माँ बाप को उसी शख्स ने कत्ल करवाया था और फिर इंस्पेक्टर को पैसे देकर मुझे माँ बाप के कत्ल के इल्जाम में फंसवा दिया। यहीं से मेरी बर्बादी शुरू हुई। अगर वो इंस्पेक्टर ईमानदार और फर्ज शनास होता तो मुझ पर झूठा मुकदमा बनाने की बजाय असल कातिलों को तलाश करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। रिश्वत ने उसे सब कुछ भुला दिया, फर्ज भी और दयानत भी। और फिर 10 साल बाद जब मैं जेल से बाहर आया तो उस बदनीयत शख्स ने मेरे मकान को आग लगवाकर मुझे आतिशज़दगी के इल्जाम में फंसाने की कोशिश की, मगर इलाके के काउंसलर मलिक मुनीर ने न सिर्फ मुझे बचा लिया बल्कि थानेदार को मअतल करवा दिया। उस थानेदार पर अब केस चल रहा है, जबकि सलमान नामी वो शख्स रूपोश हो गया है। उसे तो मैं बाद में तलाश कर लूंगा, लेकिन वो इंस्पेक्टर जो मेरी बर्बादी के आगाज का जिम्मेदार है आज डीएसपी है। उसके बाद दूसरा नंबर भाटी के मौजूदा इंस्पेक्टर का है, जो शेरा पहलवान के साथ मिलकर पिछले 3 महीनों से मेरा जीना हराम किए हुए है। बस ये 2 आदमी, इनके अलावा अपने दुश्मनों से मैं खुद ही निमट लूंगा। छांगा ने पहलू बदलते हुए कहा, शारिक बाबू, बड़ा मुश्किल काम बताया है तूने, लेकिन मैंने तेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और दोस्ती में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। ला हाथ ला, आज से हमारी दोस्ती पक्की। उन दोनों ने बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। छांगा ने उसका हाथ दबाते हुए कहा, शारिक बाबू, कल रात को तमाशा देख लेना।
तुम्हारे डीएसपी का जो हशर होगा वो तुम खुद देखोगे। शारिक ने कहा, मैं साथ हूंगा। पहले मैं उसे बताऊंगा कि सजा उसे किस जुर्म की दी जा रही है। छांगा बोला, ऐसे लोगों के हजारों दुश्मन होते हैं, तुम्हें सामने आने की क्या जरूरत है। शारिक बोला, नहीं, सजा मैं उसे खुद दूंगा। छांगा बोला, ठीक है शारिक बाबू, कल दिन में मैं उसके बारे में सब कुछ मालूम कर लूंगा। रात को 2-3 बंदे अपने साथ ले जाना, उसे उठाकर यहीं ले आना, देख लेंगे उस डीएसपी में कितना दम है। शारिक उठते हुए बोला, अच्छा तो अब मैं चलूं, कल रात को आऊंगा। छांगा बोला, ये तवेला अब तुम्हारा है, यहीं रहो। शारिक बोला, मैं जेल से निकलने के बाद अपने बचपन के एक दोस्त के पास चला गया था, सारा दिन उसके पास रहा हूँ। मैं उसे बताकर नहीं आया था, अगर वापस न गया तो वो परेशान हो जाएगा। मैं कल शाम को आ जाऊंगा। छांगा बोला, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, ये रख लो, इसकी जरूरत होगी तुम्हें। उसने जेबों से एक गड्डी निकालकर शारिक के हाथ में थमा दी। वो 100 के नोटों की गड्डी थी, जिसे शारिक ने पतलून की जेब में ठूंस लिया और छांगा से हाथ मिलाकर तवेले से बाहर आ गया। जब वो चौक से रक्शे पर बैठ रहा था तो उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। शारिक ने जिस रास्ते का इंतखाब किया था वो वाकई बहुत खतरनाक था, लेकिन वो उस रास्ते पर खुद नहीं आया था, उसे धकेला गया था, मजबूर किया गया था इस रास्ते पर चलने के लिए। छांगा से मुलाकात के बाद जब वो सुहेल के रेस्टोरेंट वाले कमरे में पहुंचा तो रात के 11:30 बज चुके थे। रेस्टोरेंट में उस वक्त भी चंद गाहक बैठे हुए थे। ये वो लोग थे जो रेस्टोरेंटों में बैठकर चाय की एक प्याली पर घंटों सियासत पर गुफ्तगू करते रहते। इन लोगों की बातों से ये तासुर मिलता है जैसे उन्हें मुल्की और बैनुल-अक़वामी सियासत पर मुकम्मल उबूर हासिल है, और अगर उनकी तजावीज़ और मशवरों पर अमल किया जाए तो दुनिया जन्नत बन जाए। शारिक गली में सीढ़ी वाले दरवाजे से आया था और ऊपर वाले कमरे का दरवाजा उसने उस चाबी से खोला था जो सुहेल ने उसे दी थी। जब वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सुहेल कमरे में मौजूद था और बैठा खाना खा रहा था। सुहेल उसे देखकर बोला, आमतौर पर रात का खाना 10 बजे खा लेता हूँ, आज मैंने तुम्हारा इंतजार किया मगर तुम नहीं आए तो भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई, आओ तुम भी आ जाओ। शारिक बोला, भूख तो मुझे भी लग रही है। ये कहते हुए उसके सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। बोला, तुम इस वक्त रेस्टोरेंट में नहीं बैठते क्या? सुहेल ने कहा, कभी कभी तो देर तक बैठा रहता हूँ, वैसे आमतौर पर इस वक्त शाहिद काउंटर पर बैठ जाता है। ईमानदार लड़का है, 6 साल से मेरे पास काम कर रहा है, उसकी वजह से मुझे बहुत सी सहूलतें भी मिल गई हैं, आराम करने का मौका भी मिल जाता है। खाने के बाद सुहेल ने चाय मंगवा ली। चाय पीने के बाद शारिक उठ गया। सुहेल ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। कहाँ जा रहे हो? शारिक बोला, मैं जरा माँ जी और रजिया से मिलने जा रहा हूँ। तुम्हारा बागबान पूरे वाला मकान मुझे कब मिल सकेगा? मैं चाहता हूँ कि माँ जी और रजिया को वहाँ मुंतकिल कर दूं, क्योंकि उनका यहाँ रहना अब ठीक नहीं होगा। शेरा पहलवान के आदमी या पुलिस उन्हें तंग करती रहेगी और मैं नहीं चाहता कि उन्हें किसी किस्म की परेशानियों का सामना हो। सुहेल ने कहा, कल सुबह शाहिद को साथ ले जाना, वो सफाई वगैरह कर देगा और फिर जब चाहो तुम उन्हें वहां मुंतकिल कर सकते हो। शारिक बोला, ठीक है, अभी वापसी पर शायद मुझे देर हो जाए, परेशान मत होना। ये कहता हुआ वो दरवाजे से बाहर निकल गया। दरवाजे का ऑटोमेटिक लॉक खुद ब खुद बंद हो गया। शारिक मुख्तलिफ गलियों से होता हुआ अस्पताल रोड पर आ गया और अखबार मार्केट के सामने से गुजर कर मेन रोड पर आ गया। वो लोहारी दरवाजे की तरफ मुड़ने की बजाय दाएं तरफ मुड़ गया और सड़क पार करके सामने एक गली में दाखिल हो गया और फिर कदीम लाहौर की भूल भुलैया नुमा गलियों से होता हुआ मरियम वाले मकान के सामने पहुंच गया।